तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे रेलवे में इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट रूल और फाइनेंस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके रेलवे में होने वाले सभी तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, हमारा ये चैनल उन सारे रेलवे कर्मचारियों के लिए सहायक है जो रेलवे में होने वाले किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें शेयर एंड लाइक। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट प्रेम मीटिंग एट जोनल रेलवे। तो जोनल लेवल पर जो प्रेम का मीटिंग होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, प्रेम का मतलब क्या है, PREM, प्रेम का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। तो इसका जो जोनल लेवल का मीटिंग होता है वो कितना होता है, वंस इन अ 3 मंथ। डिविजनल लेवल पर, डिविजनल डिविजनल लेवल पर भी जो क्या होता है, वंस इन अ 3 मंथ ही होता है। डिविजनल लेवल पर भी 3 मंथ पे होता है और जोनल लेवल पे जो होता है वो भी 3 मंथ में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली constituted to adjudicate dispute and complaints with respect to recruitment and condition of service of person appointed to government official। कहने का मतलब है कि सरकारी कार्यालय में जो भी नियुक्त व्यक्ति है, चाहे वो उसकी भर्ती का मामला हो या उसकी सेवा से रिलेटेड कोई शर्तें हो, उस सभी संबंधों में जो विवाद, अगर शिकायत या विवाद हो, तो उसके निपटारे के लिए एक विशेष रूप से क्या है, न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। तो वो कौन सा ट्रिब्यूनल है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कैट। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैट भी बोलते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है इसका मतलब अगर आप कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है, उसको कोई भी, जो रेलवे कर्मचारी कोई भी जिसे क्या हो, भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो भर्ती में कोई भी तरह का उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि जैसे कि मान लीजिए उसकी भर्ती में कोई घोटाला हुआ है या कोई असंगत भर्ती कराई गई है, या फिर मान लीजिए कोई सेवा है, उस सेवा की शर्तों में क्या है, हेर-फेर है। मान लीजिए प्रमोशन का मामला है, जिसमें उसको प्रॉपर प्रमोशन नहीं मिला, मान लीजिए वो रेलवे द्वारा वो क्या है, एप्लीकेशन किया और उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो चाहे तो क्या कर सकता है, कैट में भी अप्लाई कर सकता है और कैट से वहाँ से क्या कर सकता है, अपने जो केस की है वो सुनवाई करा सकता है और वहाँ पे उससे क्या होगा, उसकी सुनवाई की जाएगी और उसे उस अनुसार उसके आदेश को रेलवे को दिया जाएगा कि हाँ ये जो गलत हो रहा है उसका निपटारा किया जाए रेलवे के द्वारा। तो जो भी रेलवे कर्मचारी हैं उसके नियुक्त, जो भी नियुक्त व्यक्ति है उसका भर्ती और सेवा से रिलेटेड जितना भी तरह का शिकायत और विवाद है, कन्फ्लिक्ट है, सब कहाँ पे सुना जाएगा, उसका नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, अंडर आरटीआई एक्ट, कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अंडर आरटीआई एक्ट, आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर obtaining information from an applicant, in how many days shall the public information officer provide the information to the applicant। कहने का मतलब है कि आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है, उसके तहत क्या है, अगर कोई आवेदक क्या करता है, आवेदन करता है, तो और आवेदन क्या है, कार्यालय में मिल जाता है, और आवेदन क्या है, कार्यालय में मिल जाता है, तो कहा, यहाँ पे पूछा गया है कि कितने दिनों के अंदर क्या है, आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने कराने जाने का प्रावधान है। मतलब अगर किसी का एप्लीकेशन जो है
महीने के 1 तारीख को रिसीव हो जाता है रेलवे के द्वारा, तो उस केस में क्या है, महीने के 30 तारीख तक क्या है उसका जवाब उसको आवेदक को उपलब्ध करा, सूचना क्या है आवेदक को उपलब्ध कराना जरूरी है। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर क्या है, रेलवे को उसका है उसका सूचना उपलब्ध कराना पड़ेगा आरटीआई अधिनियम के आधार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज द लोएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी लेवल 1। कहने का मतलब है कि जो चतुर्थ श्रेणी मतलब सबसे नीचे के जो श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो नियुक्ति पदाधिकारी होगा वो कौन होगा। तो इसका सही आंसर है जूनियर स्केल ऑफिसर। जूनियर स्केल ऑफिसर जो है वो न्यूनतम अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होता है ग्रुप डी वाले अपॉइंटमेंट्स के लिए। न्यूनतम नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, जूनियर स्केल ऑफिसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, इफ अ रेलवे सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर देन डैश डेज विल बी मैक्सिमम परमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 दिन। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, 12 दिनों का जो है उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी रेलवे कर्मचारी का जो है ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, और उसके पहले जहाँ पोस्टिंग था और नया जो पोस्टिंग मिला, पहला जहाँ पे ओल्ड पोस्टिंग था और जहाँ पे न्यू पोस्टिंग मिला, उसका जो दूरी है वो क्या है, 1000 से ज़्यादा है पर 2000 से कम है। मतलब 1000 से ज़्यादा है लेकिन क्या है 2000 से कम है। तो उस केस में उसको कितना दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो सही आंसर है 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम। कितना, 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और मान लीजिए 1000 से कम है, ले अगर 1000 से कम है तो कितना मिलेगा, 10 दिन मिलेगा। 1000 से कम है, 1000 से कम है तो क्या मिलेगा, 10 दिन का मिलेगा। अगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है लेकिन क्या है 2000 से क्या है 2000 से कम है, तो उस केस में क्या है 1000 से ज़्यादा है लेकिन 2000 से कम है, तो उस केस में कितना मिलेगा, 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, 12 दिनों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो जो लोग हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए दोस्तों। तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडो कम्प्लीमेंट्री पास में बी issued to a widow whose husband was a railway employed and dash। कहने का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी जो रेलवे कर्मचारी की जो विधवा है उसको विडो कम्प्लीमेंट्री पास मिलेगा। क्या मिलेगा, विधवा पूरक पास में दिया जाएगा। तो उसको देने के लिए क्या क्या शर्त है, तो ये क्या है, किसको किसको दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइदर एक्सपायर्ड और मिसिंग। मतलब अगर कोई रेलवे कर्मचारी या तो एक्सपायर्ड हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वो मिसिंग हो गया, लापता हो गया, या तो क्या है एक्सपायर्ड हो गया या पर क्या है लापता हो गया। इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में क्या मिलेगा, उसकी जो वाइफ है उसको क्या मिलेगा, विडो कम्प्लीमेंट्री पास मिलेगा। दोनों ही केस में, कौन से केस में, अगर कोई रेलवे कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई हो, अन्यथा वो क्या किया हो, मिसिंग हो, लापता हो, वो तो उस दोनों ही केस में क्या मिलेगा, कम्प्लीमेंट्री मास जो है, विडो कम्प्लीमेंट्री पास जो है उसको दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है कैग। कैग का एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त रूप है, कैग जो है उसका किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये क्या है, कैग का फुल फॉर्म है। कैग का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है GSTIN। GSTIN इज एन एब्रिविएशन फॉर। तो GSTN जो है, GSTIN किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन 8 डिजिट कोड ऑफ कैपिटल एलोकेशन
व्हाट 2 डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट। तो जो 8 डिजिट का कैपिटल एलोकेशन होता है उसमें पहला 2 डिजिट और लास्ट का 2 डिजिट क्या बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पहला 2 डिजिट है वो बताता है सोर्स ऑफ फंड, पहला 2 डिजिट। जब भी 8 डिजिट का कैपिटल इक्वेशन होता है तो उसमें पहला 2 डिजिट जो है, प्रथम 2 संख्या जो है वो बताता है सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से फंड जो है आ रहा है। और बाकी का सबसे लास्ट का 2 डिजिट क्या बताता है, सबसे लास्ट 2 डिजिट का बताता है प्राइमरी यूनिट क्या है, प्राइमरी यूनिट क्या है। सबसे पहला 2 डिजिट बताता है कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, दूसरा क्या बताता है प्राइमरी यूनिट कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विल नॉट बी चेंज टू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो वो कौन सा काम है जिसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर नहीं किया जा सकता है, उसको एलोकेट, उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। कौन सा कार्य जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को चार्ज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सही हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन। क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर नहीं रख सकते हैं, नहीं चार्ज किया जा सकता। कौन सा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन, वो क्या है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिप्लाई टू ड्राफ्ट पारा मस्ट बी सेंट अंडर द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ। तो जो ड्राफ्ट पारा बनेगा वो उस पे क्या हो, किसका सिग्नेचर होगा। जो प्रपोजल सिग्नेचर जो होगा, ड्राफ्ट पारा पे जो प्रपोजल सिग्नेचर होगा वो उस पे किसका सिग्नेचर होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा जीएम। किसका सिग्नेचर जरूरी है, जीएम का सिग्नेचर जरूरी है, जीएम के नीचे काम नहीं होगा। जो भी ड्राफ्ट पारा भेजा जाता है उसमें जीएम का पर्सनल सिग्नेचर जो है वो जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तौर पर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ दोस्तों, उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन एडवांस टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर क्या है किसी ठेकेदार को क्या है अग्रिम राशि, उसको मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या है ठेका लिया, अभी क्या वो चाहता है कि उसको काम पूरा करने के लिए अग्रिम राशि जो है वो दिए जाए। तो अगर अग्रिम राशि दिए जाता है तो रेलवे के द्वारा जो लागू ब्याज दर है वो कौन सा है, इसमें से कौन सा जो है रेलवे के द्वारा लागू किया गया ब्याज दर के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीआई बैंक रेट, आरबीआई का जितना बैंक रेट है प्लस 5% सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा था कि जो ठेकेदार को अग्रिम पर लागू जो ब्याज दर है वो कितना होना है, कौन सा सही है। तो सही आंसर क्या है कि रेलवे जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है जो डिसाइडेड है बैंक रेट और प्लस 5% सिंपल इंटरेस्ट, यही होगा उसका क्या है एडवांस, अगर कोई एडवांस लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द एक्सपेंडिचर इज कवर्ड इन प्लान हेड 4100। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 4100 पढ़ेंगे। प्लान हेड 4100, प्लान हेड 4100 के अंदर क्या आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनरी एंड प्लांट, M&P, मशीनरी एंड प्लांट। मान लीजिए रेलवे में जो भी नया प्लांट खुलने या खरीदा जाने वाला है तो उस केस में मशीनरी और प्लांट के केस में जो प्लान हेड होता है वो होता है 1400 होता है, 1400 होता है मशीनरी एंड प्लांट हेड के अंदर जो है एलोकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म CO6। CO6 क्या है, ये इसका संक्षिप्त रूप है CO6, इसका विस्तृत रूप क्या है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यूटी ऑर्डर रजिस्टर। क्या है, कंटिन्यूटी ऑर्डर रजिस्टर। एक्सपेंड ऑफ CO6 का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी ऑर्डर रजिस्टर 6। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है एडवांसेस फ्रॉम पीएफ कैन बी अलाउड अप टू डैश मंथ्स ऑफ द पे और डैश ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट विच इज लेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए किसी कोई कर्मचारी क्या है अपने भविष्य खाता निधि से क्या है पैसा निकालना चाहता है, तो उस केस में उसको कितना राशि निकलेगा, क्या है उसका रूल। तो उस केस में क्या है कि जितना उसका पीएफ में है
जा सकता है। 12 मंथ फॉर द 12 जो क्या है 12 महीनों के लिए है जो है अलाउड किया जा सकता है। या फिर अगर 12 महीने में जितना पैसा कैलकुलेट होता है उससे कम ही उसका कैलकुलेट हो, उससे कम ही क्या है कैलकुलेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो क्रेडिट है, जो अमाउंट का जो क्रेडिट होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा, 75%। अगर कोई क्या है अपना पीएफ से पैसा निकाल रहा है तो उस केस में क्या है 12 महीने में जितना जमा राशि है या फिर 75% जितना का क्या है एलोटेड है उतना 75% क्या है ले लिया गया है, तो इस दोनों ही केस में क्या होगा, जो सबसे कम होगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा अपने एडवांस प्रोविडेंट फंड से, भविष्य निधि खाते से क्या होगा उतना ही पैसा उसको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पिंक बुक इज इशूड बाय। तो पिंक बुक जो होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? सही आंसर है रेलवे बोर्ड। पिंक जो बुक है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? रेलवे बोर्ड के द्वारा। पिंक बुक रेलवे बोर्ड, पिंक बुक रेलवे बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रान एंड हाउ मेनी डिजिट डज अ प्रान नंबर हैव। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रान नंबर क्या है और प्रान नंबर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है और उसमें कितना डिजिट का होता है, कितना डिजिट का दिया रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तो प्रान का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट्स नंबर। प्रान का मतलब क्या होता है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और ये कितने डिजिट का होता है? ये 12 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? प्रान का जो नंबर होता है कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, कौन सा क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता? अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या है, रिवेन्यू के अलग अलग काम आता है। तो रिव्यू में इनमें से कौन सा जो है वो नहीं क्लासिफाई किया जा सकता है, नहीं क्लासिफाई किया जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप न्यू व्हील लेथ। जो नया पहिया खरीद, व्हील लेथ का स्थापना करने पर जो व्यय लगता है वो क्या है, उसको नहीं क्लासिफाइड किया जा सकता अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, उसको नहीं किया जा सकता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेस। रेस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सही आंसर है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। रेस का मतलब क्या है? रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। रेस का मतलब क्या है दोस्तों? रेस का मतलब है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और शेयर।